हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रोजाना स्टडी पर। रोजाना स्टडी पर मैं आज आपके लिए लेकर आई हूं पॉलिटी का इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है संसद। संसद के मैं यहाँ पर 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूं। गाइस, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है वीडियो। प्लीज जरूर देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और बताना कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर ठीक बन रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? भारतीय संसद में 2 सदन हैं। आंसर रहेगा बी, एकदम करेक्ट आंसर है। भारतीय संसद में 2 सदन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या। भारतीय संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद का अनुच्छेद क्या है? 79। ये संसद का अनुच्छेद है, मोस्टली पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? ऊंचा सदन बताना है। उच्च सदन है राज्यसभा। आंसर रहेगा बी, भारतीय संसद का उच्च सदन है राज्यसभा। बी आंसर को लॉक कर देंगे। व्याख्या, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है जबकि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। व्याख्या, लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विशेष परिस्थितियों में इसे कानून द्वारा बढ़ाया जा सकता है। याद रखना है आपको, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा, क्वेश्चन नंबर 4, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आंसर रहेगा 6 वर्ष। ये आपको याद रखना है, लोकसभा का 5 वर्ष है और राज्यसभा का 6 वर्ष कार्यकाल है। ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। यह भी पूछा जाता है कि ये कैसा सदन है? स्थायी सदन है। इसके प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और लगभग 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 1/3 जो सदस्य हैं, 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में चले जाते हैं, फिर अगले 2 वर्ष बाद फिर 1/3 चले जाते हैं और नए आते हैं। इस तरीके से इसमें चलता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। यहां पर मैं बता दूं, पदेन का मतलब होता है जो पहले से किसी पद पर कार्य कर रहा है, उसके बाद भी वो कोई दूसरा काम संभाल रहा है। तो उपराष्ट्रपति पहले से उपराष्ट्रपति का पद भी संभालता है और राज्यसभा की भी अध्यक्षता करता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्वेश्चन नंबर 6, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा की अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। आंसर रहेगा सी, एकदम करेक्ट रहेगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लोकसभा अपने सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। लोकसभा अध्यक्ष सदन की कार्यवाही संचालित करता है। लोकसभा अध्यक्ष ही सदन की कार्यवाही को शुरू करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अब जब दोनों सदन होंगे, लोकसभा और राज्यसभा, सभी के सदस्य एक साथ होंगे, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? उसकी अध्यक्षता भी सी, लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। ये ज्यादा पावरफुल होता है, तो इसका आंसर सी रहेगा। याद रखना है आपको। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करता है। उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या निर्धारित अन्य व्यक्ति अध्यक्षता कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धन विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, मैंने बताया लोकसभा पावरफुल है, इसलिए इसमें ज्यादा काम होते हैं। व्याख्या, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, इसे राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? अब धन विधेयक है या नहीं, आंसर रहेगा सी, लोकसभा अध्यक्ष ही ये बताता है कि कोई विधेयक जो है वो धन विधेयक है या नहीं। सी आंसर करेक्ट है।
इसकी व्याख्या देख लेते हैं। किसी विधेयक के धन विधेयक होने या ना होने का अंतिम निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? अगर धन विधेयक के बारे में विचार करना है तो वो राज्यसभा में कितने दिनों तक रह सकता है? आंसर रहेगा बी, 14 दिन तक रह सकता है। बी को लॉक कर देंगे। 14 दिन तक धन विधेयक राज्यसभा में रह सकता है। व्याख्या, धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा को भेजा जाता है। राज्यसभा को इसे 14 दिनों के भीतर वापस करना होता है। ठीक है, 14 दिनों के भीतर वापस भेजना होता है विचार करके और साइन करके सभी सदस्यों को। क्वेश्चन नंबर 11। संसद की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? संसद की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108। आंसर क्या रहेगा? ए एकदम करेक्ट आंसर है। ए आंसर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। व्याख्या, संविधान का अनुच्छेद 108 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य इसमें बैठते हैं आर्टिकल 108 के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 12। संसद की संयुक्त बैठक किस विधेयक के लिए नहीं बुलाई जाती? संसद की संयुक्त बैठक जो है धन विधेयक के लिए नहीं बुलाई जाती और लोकसभा ही इसको बताता है कि ये धन विधेयक है कोई भी विधेयक या फिर नहीं। तो आंसर रहेगा सी एकदम करेक्ट है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ठीक है, संयुक्त बैठक नहीं होती। किसके लिए? धन विधेयक के लिए नहीं होगी संयुक्त बैठक जो कि 108 आर्टिकल है, और संविधान संशोधन विधेयक के लिए भी नहीं होगी संयुक्त बैठक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। संसद का अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसे है? संसद के अधिवेशन को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, आंसर। व्याख्या, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को समय समय पर आहूत करता है, यानी सम्मन भेजता है सभी को। 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। 2 अधिवेशनों के बीच कितने महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए? 6 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, याद रखना है आपको। तो दोनों सदनों की अध्यक्षता आहूत कौन करता है? सम्मन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। संसद के किसी सदन की बैठक के लिए न्यूनतम गणपूर्ति कोरम कितनी होती है? गणपूर्ति जो है वो आंसर रहेगा बी, कुल सदस्यों का 1/10। कुल सदस्यों का यदि 1/10 सदस्य उपस्थित होंगे तो कोरम होगा, यानी कि जो भी मीटिंग है वो होगी। और अगर इतने सदस्य नहीं होंगे तो मीटिंग नहीं होगी, वो स्थगित कर दी जाती है। तो आंसर रहेगा इसका बी, कोरम क्या होता है? कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सदन की बैठक के लिए कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग यानी 1/10 गणपूर्ति माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट डाले हैं मैंने। सभी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। 15 क्वेश्चन नंबर, संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर रहेगा दोनों सदनों में प्रश्नकाल का उद्देश्य। प्रश्नकाल में क्या होता है? सरकार से प्रश्न पूछकर उसकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है। सरकार से जवाब मांगा जाता है कि आपने कितना काम किया और कितना नहीं किया। ठीक है, व्याख्या, प्रश्नकाल में सांसद सरकार के मंत्रियों से विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछते हैं। इससे कार्यपालिका की संसद के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित होती है। कार्यपालिका जो है संसद को जवाब देती है। ठीक है, सरकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रश्नकाल के दौरान। क्वेश्चन नंबर 16, शून्यकाल सामान्यतः कब शुरू होता है? शून्यकाल जो होता है वो प्रश्नकाल के बाद शुरू होता है। ठीक है, प्रश्नकाल के बाद। शून्यकाल कब होता है? 12 से 1 के बीच, और 1 बजे के बाद क्या होता है? प्रश्नकाल होता है। तो शून्यकाल कितने बजे होता है ये भी पूछा जाता है, 12 बजे। ठीक है, शून्यकाल 12 बजे होता है। तो इसका आंसर रहेगा बी, शून्यकाल के बाद प्रश्नकाल शुरू होता है। कितने बजे? 1 बजे। ठीक है, 1 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या, शून्यकाल सामान्यतः प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है। यह भारतीय संसदीय कार्यप्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17,
अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लोकसभा में लाया जाता है। आंसर रहेगा बी एकदम करेक्ट। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। जो सारे के सारे मंत्री होते हैं वो उत्तरदायी होते हैं किसी भी काम के लिए, ठीक है, तो उन्हीं के लिए लेकर आया जाता है। क्या लेकर आया जाता है? सामूहिक रूप से अविश्वास प्रस्ताव सभी मंत्रियों के ऊपर लाया जाता है, ठीक है, कि वो काम ठीक से क्यों नहीं कर रही है। क्वेश्चन नंबर 18, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का संबंध किससे है? मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी से है, ठीक है, आंसर रहेगा सी। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब है मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। बहुमत खोने पर सरकार को पद छोड़ना पड़ सकता है। अगर बहुमत नहीं है सरकार के पास तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है और दोबारा से चुनाव कराए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, संसद में बजट को संवैधानिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संसद में बजट को किस नाम से जाना जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। वहां पर कोई भी शब्द बजट पेश नहीं किया जाता। जब बजट होता है उसको बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के आर्टिकल 112, ठीक है, अनुच्छेद 112 में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है, ठीक है। ये आर्टिकल भी बार बार पूछा जाता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है, ठीक है। आंसर क्या रहेगा? सी एकदम करेक्ट रहेगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। 238 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सिलेक्ट होते हैं तथा 12 राष्ट्रपति नामित करते हैं, ठीक है। 12 सदस्यों को कौन भेजता है? राष्ट्रपति चुनकर भेजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में राष्ट्रपति के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? राष्ट्रपति कितने सदस्यों को नामित करते हैं? बी आंसर सही रहेगा। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा भेजा जाता है, तो आंसर बी को लॉक कर देंगे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामित कर सकती है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति किस किस प्रकार के व्यक्तियों को नामित करते हैं, ठीक है। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से संबंधित लोगों को। क्वेश्चन नंबर 22, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? लोकसभा का सदस्य यदि किसी को बनना है तो 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, आंसर सी रहेगा। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यसभा का सदस्य यदि किसी को बनना है तो 30 वर्ष। इसे बूढ़ों का सदन भी क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बूढ़ों का सदन। तो आंसर नंबर सी एकदम करेक्ट रहेगा, 30 वर्ष, क्योंकि ज्यादा उम्र के लोगों को इसमें सेलेक्ट किया जाता है। और लोकसभा में 25 वर्ष, ठीक है, ये आपको याद रखना है। व्याख्या, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। क्वेश्चन नंबर 24, संसद का सदस्य बनने के लिए शपथ कौन दिलाता है? आंसर रहेगा बी, राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति। या तो राष्ट्रपति दिलाएंगे या फिर उनके द्वारा कोई व्यक्ति जिसको राष्ट्रपति ने शपथ दिलाई हो, वो बाकी सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। तो इसका आंसर रहेगा 24 का बी आंसर एकदम करेक्ट रहेगा। व्याख्या देख लेते हैं। संसद सदस्य पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ प्रतिज्ञान करता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति यदि पद ग्रहण करता है तो उससे पहले वो राष्ट्रपति के द्वारा शपथ लेता है, या फिर राष्ट्रपति ने किसी को नियुक्त किया हो, शपथ दिलाई हो, उसके द्वारा भी वो शपथ ग्रहण कर सकता है, ठीक है, तभी वो पद ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, संसद के किसी सदन में विधेयक पारित होने के बाद वह कानून कब बनता है? कोई भी विधेयक पारित हो जाता है तो कानून कब बन जाता है? कानून वो
राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद बनता है। आंसर रहेगा बी एकदम करेक्ट। राष्ट्रपति के साइन होने के बाद कोई भी विधेयक पारित हो जाता है और कानून बन जाता है। दोनों व्याख्या देख लेते हैं। दोनों सदनों से पारित होने के बाद विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर विधेयक एक अधिनियम या कानून बन जाता है। नंबर 26, संसद का सत्रावसान कौन करता है? संसद का सत्रावसान जो है वो राष्ट्रपति करता है। आंसर रहेगा बी एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। संसद का सत्रावसान राष्ट्रपति करता है। व्याख्या, राष्ट्रपति संसद के किसी सदन या दोनों सदनों का सत्रावसान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो लोकसभा को भंग करने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के पास है। आंसर रहेगा राष्ट्रपति। व्याख्या, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। व्यवहार में यह शक्ति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार प्रयोग की जाती है। लोकसभा को राष्ट्रपति भंग तो कर सकता है, लेकिन वह मंत्री परिषद की सलाह पर इस शक्ति का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, संसद में विधेयक प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? संसद में जो व्यक्ति विधेयक प्रस्तुत करता है वो है विधेयक प्रस्तुतकर्ता या फिर मूवर भी इसको कहते हैं। तो मूवर भी आंसर में किसी भी ऑप्शन में आ सकता है, तो आपको मूवर आंसर लगाना है। इसका आंसर रहेगा बी। जो विधेयक प्रस्तुत करता है वो मूवर या विधेयक प्रस्तुतकर्ता कहा जाता है। संसद में विधेयक प्रस्तुत करने वाला सदस्य उसे मूव करता है, यानी वो मूवर होता है। सरकारी विधेयक सामान्यतः संबंधित मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। किसी भी संबंधित मंत्री द्वारा विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, संसद की लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमिटी मुख्य रूप से किसकी जांच करती है? पब्लिक अकाउंट कमिटी जो है वो लोक लेखा समिति जो है वो किसकी जांच करती है? आंसर रहेगा बी, सरकारी आय व्यय और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है, यानी सीएजी। सीएजी की जो रिपोर्ट होती है वो उसकी जांच करती है लोक लेखा समिति। तो आंसर रहेगा इसका बी। सीएजी जो होता है वो सरकार का सीए होता है। कौन होता है? सरकार का सीए। सरकार के अकाउंट्स बनाता है, उनकी जांच उनको लिखता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लोक लेखा समिति पीएसी सरकारी खर्च की जांच करती है और सीएजी की रिपोर्टों की समीक्षा करके संसद के प्रति वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो वित्तीय जवाबदेही प्रस्तुत करती है। कौन करती है? लोक लेखा समिति। ठीक है, सीएजी के कार्यों को देखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, संसद में संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए किस प्रकार का बहुमत आवश्यक हो सकता है? अगर संसद में संविधान विधेयक पारित करना है तो किस प्रकार का बहुमत आवश्यक हो सकता है? इसका आंसर रहेगा सी, विशेष बहुमत तथा कुछ मामलों में राज्यों की कम से कम आधी विधानसभाओं की पुष्टि। ठीक है, या तो कोई विशेष बहुमत होना चाहिए अगर संविधान संशोधन करना है, तो या तो विशेष बहुमत होना चाहिए या फिर कुछ मामलों में राज्यों की कम से कम आधी विधानसभाओं की पुष्टि। ठीक है, आधी विधानसभाओं को अपना बहुमत देना है, तभी वो संविधान संशोधन हो सकता है। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान संशोधन के लिए सामान्यतः विशेष बहुमत आवश्यक होता है। कुछ महत्वपूर्ण संघीय प्रावधानों में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुमोदन भी आवश्यक होता है। तो गाइज, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, कंटेंट आपको पसंद आया हो और आपके मतलब का हो, तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। ऐसी ही वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।